हम एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें आज 2017 के जो प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया हुआ है। तो हम इसके पहले क्वेश्चन पे देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट बेस्ड है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। तो आपको इसको बताना है कि इसका क्या सही होगा। इसके जो ऑप्शंस हैं, ओनली वन, ओनली टू, दोनों सही हैं या ना ही फर्स्ट सही है ना ही सेकंड। तो आप लगभग पिछली 4 सीरीज पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी आपको नॉलेज होगी और वैसे भी होगा तैयार। तो आप पॉज करके सोचिए कि इसमें कौन सा सही होगा। मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसका ना ही फर्स्ट सही है ना ही सेकंड। गैर सरकारी विधेयक वो सारे विधेयक होते हैं जो मंत्री द्वारा नहीं पेश किए जाते हैं। मंत्री द्वारा जो पेश किए जाते हैं वो सभी आपके सरकारी विधेयक होते हैं। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड जो है, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। नहीं, गैर सरकारी जो है पेश किया गया है, पारित नहीं हो पाया वो। तो सेकंड भी इसका इनकरेक्ट हो गया। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी। हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। तो आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, ये इससे रिलेटेड जोड़ा गया। या बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ऑप्शन नंबर सी, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। डी, श्रमिक के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो इसका जो हमारा है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वी। एक्चुअली जो हमारा 1946 में जब ये कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट 42 हुआ था, संविधान संशोधन 42वां हुआ था 1946 में, तो इसमें जोड़ा गया था उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता से रिलेटेड। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये जो है ये हमारा उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता से संबंधित ये पार्ट 4 और आर्टिकल 43A में जोड़ा गया है। तो हम फिर से इसे बोलते हैं, ये 42वां संविधान संशोधन था, 1946 में जोड़ा गया था। आर्टिकल जो इसका है वो 43 का ए है और पार्ट है इसका 4, उसमें जोड़ा गया ये। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन ए, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे। बी, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। डी, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो आपको इसमें बताना है, इसका आंसर है 3 का ऑप्शन नंबर सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। एक्चुअली हम नागरिकों के एक मूल अधिकार होते हैं जो हमसे नहीं छीने जा सकते। अगर हमारे सरकार या किसी भी के द्वारा हमसे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम उसके लिए प्रशासन या न्यायालय के पास जा सकते हैं। और राज्य के विरुद्ध, तो उसी से मतलब ये है कि अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ऑप्शन नंबर सी। हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। फर्स्ट, विधायिका के कृत्यों पर निर्वर्धन करते हैं। सेकंड, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्वर्धन करते हैं। और ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, सी दोनों, डी ना तो पहला है ना तो दूसरा है। तो एक्चुअली जो भारत के संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हैं हमारे संविधान के पार्ट 4 में। और इनको जो वर्णित किया गया है वो आर्टिकल 36 to 51 तक इनके बारे में बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। और ये जो है समाज के कल्याणकारी है, समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए, ये मतलब एक्चुअली दूसरे व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। हम ये किसी भी व्यक्ति पर बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है कि हमें ये मानने ही मानने हैं, लेकिन ये दूसरे के हित में होते हैं। और तो जब ये गैर बाध्यकारी हैं, कोई बाध्यता नहीं है, तो ना तो ये विधायिका के कृत्यों का निर्वर्धन करते हैं और ना ही ये कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्वर्धन करते हैं। तो उसका आंसर है वो है ना तो फर्स्ट है सही और ना ही सेकंड है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। ए, विचार की स्वतंत्रता। बी, आर्थिक स्वतंत्रता। सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। डी,
विश्वास की स्वतंत्रता। आपको पता होगा इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक स्वतंत्रता। हमें पता है विचार की स्वतंत्रता हमारे पास है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इनसे रिलेटेड सबसे हमें एक स्वतंत्रता है। और हमें आर्थिक न्याय की स्वतंत्रता है। आर्थिक न्याय से रिलेटेड हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, ना कि आर्थिक स्वतंत्रता से रिलेटेड। ये कोई टर्म उसमें नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक न्याय दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर वी। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। किसको बनाता है? ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। बी, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धति को। सी, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। डी, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर बी है, कार्यपालिका नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को बनाने से क्या मतलब है? सी देख, एक गतिशील और दूरदर्शिता से युक्त, और जो गतिशील और दूरदर्शिता से युक्त व्यक्ति नहीं है उनको नहीं है क्या? उनको भी होगा। डी, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को, और लोगों को नहीं है क्या? तो ये जो है हमारे वी सी डी ये सही नहीं है। इसका जो आंसर है वो हमारा है 6 का ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। इसमें सभी लोग आते हैं, उनको क्रियाशील बनाता है, ये लोकतंत्र का ये गुण है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है। संसदीय हमारा जो है उसका लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। बी, यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। डी, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक्चुअली हमें पता है कि संसदीय स्वरूप के शासन इसका कार्यपालिका होती है हमारी सरकार जो चला रहे हैं, और इसका जो है 7 का सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। यानी कि जो कार्य करने वाले लोग हैं वो जो विधान नियम बनाने वाले लोग हैं उनके प्रति उत्तरदायी बने रहते हैं। इसका शायद समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और इसको सही एक्सप्लेन करना चाहिए तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? ए, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित हैं। बी, अधिकार व्यक्तिगत हैं अतः समाज के कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं। सी, नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार ना कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। डी, राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी का 8 का जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। आप ये चाहें कि आपको अधिकार मिले और आप कर्तव्य नहीं पूरे करना चाहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अधिकार व्यक्तिगत हैं और समाज के कर्तव्यों से स्वतंत्र है। ऐसे कैसे? मतलब आप हमारी घर के सामने गाड़ी पार्क कर लो, मेरे घर के सामने कोई गाड़ी पार्क ना करे, ये क्योंकि मेरा अधिकार है, लेकिन हम दूसरे घर के सामने करेंगे तो ये हमारा कर्तव्य है ना। कर्तव्य दूसरों के लिए होते हैं, तो जो चीज़ हम अपने लिए पसंद नहीं करते वो दूसरे के साथ क्यों करेंगे? तो वही इसका मतलब है कि अधिकार और कर्तव्य जो है, ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि अधिकार जो कर्तव्य जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसा हम चाहते हैं खुद के लिए वैसा ही हम करें समाज में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है? आपको किन चीज़ों से पता चल रहा है कि उनके जो बनाने वाले थे उनका क्या पूरा एक थॉट प्रोसेस था? ए, उद्देशिका, बी, मूल अधिकार, सी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, एंड डी, मूल कर्तव्य। तो इसका जो आंसर है वो हमारा इसका है ए ऑप्शन, उद्देशिका। इसकी उद्देशिका पढ़ने के बाद ही हमें प्रतिबिंबित होता है, ठीक है, उनसे उनके थॉट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? भारत की जो संसद है वो किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के जो काम हैं उन पर नियंत्रण रखती है कि उन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं किया। जो संसद है वो किस तरीके से अपना कंट्रोल रखती है? ऑप्शन नंबर ए, स्थगन प्रस्ताव। 3 दिए गए हैं, इनमें बताना कौन कौन से हैं। स्थगन प्रस्ताव, सेकंड प्रश्नकाल, 3 अनुपूरक प्रश्न। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 एंड 3, सी 1 एंड 3, डी 1, 2 एंड 3। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है हमारा 10वें का डी 1, 2 एंड 3। एक्चुअली इसमें एक और होता है हमारा
प्रश्नकाल होता है एक हमारा, और स्थगन प्रस्ताव तो है अनुपूरक, और एक होता है हमारा शून्यकाल। शून्यकाल भी एक होता है जो इसमें नहीं दिया गया है। उन चारों के माध्यम से जो हमारी संसद है वो मंत्रिपरिषद के कार्य के तरीकों पर अपना नियंत्रण रखती है। तो स्थगन प्रस्ताव भी है, प्रश्नकाल है, अनुपूरक प्रश्न है, और एक है हमारा शून्यकाल। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। अगले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, ऑप्शन नंबर ए, भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। बी, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। सी, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो दाखिल किया जा सकता है। डी, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिला किया जा सकता है। तो जो इसका आंसर है वो हमारा इसका है 11th का सी, भारत के किसी नागरिक द्वारा किसी जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो दाखिला किया जा सकता है। हमारा जो संसद की सदस्यता से रिलेटेड जो है ये लोग जो संसद की सदस्यता कैसे ग्रहण करी जा सकती है, इससे रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84 में बताई गई है, जिसमें मेन जो तो यही है कि वो भारत का नागरिक हो और उसका नाम वोटर लिस्ट में हो। सेकंड, राज्यसभा के लिए उसकी जो एज हो वो 30 हो, एंड लोकसभा के लिए उसकी सदस्यता के लिए उसकी जो एज हो वो मिनिमम 25 हो। ये जो है इसकी मेन प्रायोरिटी है, और तो जो है वो आर्टिकल 84 में सही से वर्डित की गई है। हम इसमें लगभग अभी और क्वेश्चंस हैं, हम इसके 2 पार्ट में इसे कवर कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो एक्चुअली आज हम इस पर साइन लगाना भूल गए, तो उसके लिए सॉरी, हम आगे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। सेकंड, भारत के संविधान में अधिक कथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। आपको बताने हैं स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट हैं। ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी दोनों सही है, डी ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड है। अगर आपको इसका आंसर पता है, और एक बार खुद को पॉज करके चेक करिए कि आप क्या सही आंसर दे पा रहे, मैं इसको एनालिसिस करती हूँ। फर्स्ट जो है लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के बारे में हमें पता है ये चीज़ कि लोकसभा हो अथवा राज्य की विधानसभा हो, इनके जो सदस्य होते हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और ये कहीं पे भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे यहाँ नहीं है कि जो जीतने वाली जो निर्वाचित है उसको मतदान का कम से कम 50% मिलना चाहिए। अगर हमारे यहाँ वही निर्वाचित होगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट बैंक मिलेगा। अगर किसी को 30% मिला है, किसी को 40% मिला है और बचा हमारा 30%, तो आप ये इसमें जो है वैसे तो इसमें 40% वाला जीतेगा, लेकिन अगर कोई 2 मिलकर वो 30% वाले अगर आपस में एक हो जाते हैं तो 60% हो जाएंगे, वो निर्वाचित हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ 50% जैसा कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ जिसके सबसे ज़्यादा मतदान होंगे जिस निर्वाचन के, उसी को निर्वाचित किया जाएगा, उसी को जीता, वही पार्टी जीतेगी। तो यहाँ 50% वाला कॉन्सेप्ट नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल में। और जो सेकंड है, भारत के संविधान में अधिक कथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद जो है बहुमत वाले दल को जाता है और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ये भी कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियली नहीं है। हालांकि हम इस चीज़ को व्यवहारिक रूप में इसी तरीके से अपनाते हैं कि जो लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत दल वाले को जाता है और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है, ये लेकिन कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियली नहीं है। तो हमारे दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट नहीं है। तो उसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा डी, ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इसलिए मैं आजकल तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? फर्स्ट ऑप्शन मूल अधिकार, बी नैसर्गिक अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार है और डी विधिक अधिकार है। तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और ये हमारे 1951 के बाद ही इस चीज़ को सुनिश्चित कर दिया गया था। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी विधिक संवैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा भी स्टेटमेंट बेस्ड है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। सेकंड, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय कराता है। 3 स्टेटमेंट थर्ड है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन
विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो हमारे 3 स्टेटमेंट हैं, आपको बताने कौन कौन से करेक्ट हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ओनली ए ओनली 1 एंड 2, बी ओनली 2, सी 2 एंड 3, डी ओनली 3। तो इसका जो सही है, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सही जो नहीं है वो क्यों नहीं है। जैसे फर्स्ट हमारा जो है, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। नहीं, हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो बहुसदस्यीय निकाय है, और 1993 के बाद से अब तक 3 चुनाव आयुक्त हमारे यहाँ 3 चुने हुए हैं चुनाव आयुक्त हैं जो निर्वाचन हमारा कराते हैं। सेकंड स्टेटमेंट तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा था, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, नहीं, बहुसदस्यीय निकाय है। सेकंड है, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय कराता है। नहीं, संघ का गृह मंत्रालय नहीं कराता है, ये करवाता है निर्वाचन आयोग। आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय कराता है चुनाव आयोग, ना कि गृह मंत्रालय। तो हमारा फर्स्ट भी गलत था, सेकंड भी गलत था। थर्ड है हमारा, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा कि ये हाँ निर्वाचन आयोग ऐसा कराता है। तो जो हमारा सही है वो ऑप्शन नंबर डी, ओनली थर्ड हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्राख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। सेकंड, विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। थर्ड, न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमनों के राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। फोर्थ, न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों से में पूर्व में किए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। तो हमारा जो इसका आंसर है वो हमारा आंसर है इसका विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। फर्स्ट, राज्य विधानसभा का विघटन आवश्यक नहीं है। बी, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना। थर्ड, राज्य स्थानीय निकायों का विघटन। तो आपको 3 जो दिए गए पॉइंट्स उसमें बताने कौन कौन से करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 एंड 2 सही है। बी 1 एंड 3, सी 2 एंड 3, डी 1, 2 एंड 3। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं। ऑप्शन नंबर ए, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। बी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। और थर्ड, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। डी, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो जो दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 23 एंड 24 में दिया गया है। और शोषण के विरुद्ध जो आर्टिकल है 23, 24, उसमें मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी एंड कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध से रिलेटेड है। तो जो हमारे शोषण के विरुद्ध के अधिकार जो हैं उसमें जो परिकल्पित हैं वो 2, फर्स्ट मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, एंड फोर्थ कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध है। तो आपको देखने हैं इसमें कहाँ फर्स्ट एंड 4 है। ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया गया है ओनली फर्स्ट एंड 4। ऑप्शन नंबर सी में जो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड 4 है वो है हमारा शोषण के विरुद्ध जो अधिनियम है उसमें परिकल्पित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ए, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। बी, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। डी, उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दशा में है। तो इसमें बताना है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि।
क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी एक भारतीय संघवाद राज पद्धति की विशेषता नहीं है? ए, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। बी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। सी, संघवाद होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। डी, यह संघवाद होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह संघवाद होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ये हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल की पद्धति का विशेषता नहीं है। बाकी भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, सही है। केंद्र और राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, 3rd भी हमारा करेक्ट है। 4th जो है वो हमारा भारतीय संघवाद पद्धति की विशेषता नहीं है। तो ये हमारे हुए 2017 के प्रीवियस ईयर के 19 क्वेश्चंस पॉलिटी से रिलेटेड। आई होप आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आप कोशिश करिए कि आप डेली देख सकें और ताकि हमें अच्छे कमेंट करें ताकि हम मोटिवेट हो डेली सीरीज़ बनाने के लिए। और अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लोगों को शेयर एंड सब्सक्राइब करा सकते हैं। देखने के लिए थैंक यू।